हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी 24 की पिच पर बिछ रहे थर्ड फ्रंट के बिसात, क्योंकि अखिलेश यादव ने तीसरे मोर्चे के चेहरे पर बड़ा बयान देकर बड़ी हलचल मचा दी है। वहीं बात होगी राहुल गांधी की, जिनको मिली सजा पर संग्राम छिड़ चुका है। न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि विपक्षी भी राहुल को लेकर मैदान में उतर आए हैं। इसके साथ ही बताएंगे कैसे चंदौली में एक अस्पताल अपने उद्धार के लिए बाट जोह रहा है। वहीं बात होगी विज्ञान और चमत्कार के बीच छिड़ी उस बहस की, जिसका सबसे बड़ा किरदार सवालों के घेरे में है। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। बीमार अस्पताल मांगे उद्धार, क्योंकि हम जिस अस्पताल की बात कर रहे हैं वो बड़े गाजे बाजे के साथ 2014 में अखिलेश सरकार में शुरू किया गया था, जिस पर 3.5 करोड़ से ज्यादा का खर्च भी हुआ। लेकिन ये अस्पताल बनता उससे पहले ही पैसे का ऐसा बंदरबाट हुआ कि इस पर ग्रहण लग गया और पूरा होने से पहले ही अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन सवाल बड़ा इस बात का है कि स्वास्थ्य केंद्र की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो काम 2000 बीमार अस्पताल मांगे उद्धार, कब सुनेगी सरकार? सरकारी धन का बंदरबाट, हेल्थ सिस्टम का कौन गुनहगार? 23 जनवरी 2014 को जब यूपी में सपा की सरकार थी, तब सपा के तत्कालीन सांसद रामकिशन ने बड़े गाजे बाजे के साथ इस अर्ध निर्मित अस्पताल का भूमि पूजन किया था। लेकिन अपने भूमि पूजन के बाद 10 साल के बाद चंदौली का यह अर्ध निर्मित अस्पताल उद्धार के लिए बाट जोह रहा, क्योंकि इसका काम भले ही 2014 में शुरू हो गया था, लेकिन इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऐसा ग्रहण लगा कि आज तक नहीं हट पाया। इसकी शिलापट पर आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव का नाम लिखा है। दरअसल जब इसका निर्माण शुरू हुआ उसके बाद ही इस पर धांधली के आरोप लग गए थे, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन इतने साल के बाद भी न एसआईटी की रिपोर्ट आई, न इस अस्पताल का काम आगे बढ़ पाया। जहाँ मैंने प्रयास किया कि एक अस्पताल बने ताकि इस क्षेत्र के लोगों को सुविधा स्वास्थ्य की बेहतर मिल सके, लेकिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर के उसको रोकने का प्रयास किया गया। पहले तो बनने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब बनने लगा तो नाना प्रकार के आरोप तत्कालीन उस समय जो जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने लगा के उसको बंद कर। 2012-17 तक की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब वो सांसद थे। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इसका टेंडर 2013-14 में 3,74,14,000 रुपया सैंक्शन किया गया उनकी सरकार के द्वारा। उसके बाद उसकी समयावधि 1 वर्ष की थी, हम उनको 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। जब 2013-14 के अंदर वो धनराशि अमुक्त हुई और 2017 तक इनकी सरकार हुआ करती थी, तो आखिर इन साल भर या 2 साल के अंदर वो निर्माण क्यों नहीं हुआ? आपको बता दें कि भौगोलिक दृष्टि से इलाका चंदौली जिले के सेंटर में है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बनने से इस इलाके के सैकड़ों गांव को फायदा होगा। लेकिन ये अस्पताल बनना शुरू तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। खंडहर में तब्दील हो चुके इस अस्पताल पर 3,74,87,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, जो सब पानी में बह चुके हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अस्पताल के बनने में पैसे का बंदरबाट हुआ और सभी ने मिलकर लूटा। ये एरिया का विकास होता है बहुत ज्यादा। जी, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर मुगल सराय है, यहाँ से 15 लगभग दूरी पर चंदौली है, 15 किलोमीटर दूरी पर चकिया है, लगभग 12-13 किलोमीटर दूरी पर साहबगंज है। हाँ, गरीब आदमी का जैसे पेट चलता, गरीब आदमी इलाज करते, खर्चा भी बचता, बहुत चीज़ है। हाँ साहब, करीब 14 साल हो गया इसको, लेकिन ये रुका हुआ कम से कम 5 साल 6 साल हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया पैसा का, जो कि पैसा नहीं मिला, न बन रहा है। शुरुआत में तो 3-4 साल तक का बोल लगे, दूसरा कोई था, हम एकदम लास्ट में आए तो वही 2-3 साल पैसा मिला। फिर इसमें बोले पैसा भी खत्म हो गया है, पैसा नहीं तो कहाँ से देंगे। यहाँ से भी कुछ सीमेंट छड़ जो यहाँ पर थे लोग उस समय ठेकेदार के समय, उन लोगों ने खूब मनमानी किया और बेचा। इसकी समझ लीजिए कि ऊपर से पानी निकासी नहीं है, ये बरसात में सब चूता है। आपको बता दें कि इस अर्ध निर्मित अस्पताल को लेकर कमिश्नरी में एक बैठक मुख्यमंत्री के साथ भी हुई थी, जिसमें जांच होने के बाद अस्पताल चालू करने की बात कही गई थी। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई।
अब सवाल बड़ा है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, क्योंकि ये सवाल चंदौली के सैकड़ों गांव से जुड़ा है, जो इस अस्पताल के उद्धार का इंतजार पिछले कई सालों से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अखिलेश नहीं बनेंगे थर्ड फ्रंट का चेहरा। 24 से पहले विपक्ष पर संकट गहरा, क्योंकि तीसरे मोर्चे की जिस टीम को अखिलेश बना रहे हैं उसका कप्तान बनने से अखिलेश ने इनकार कर दिया है। बड़ा सवाल ये है, जो थर्ड फ्रंट बन रहा है उसका चेहरा कौन होगा? क्या चेहरा पर बात करना अखिलेश की रणनीति का एक हिस्सा है, या फिर मोदी के सामने किसी को चेहरा बनाने का बचने का एक विपक्ष बच रहा है? ये एक नजरिया है, क्योंकि सवाल इस बात का भी है, क्या बिना चेहरा थर्ड फ्रंट असरदार होगा? क्योंकि जब थर्ड फ्रंट बना है, बड़ा पेच चेहरे को लेकर ही फंसा है। अखिलेश नहीं बनेंगे थर्ड फ्रंट का चेहरा, 24 से पहले विपक्ष का संकट गहरा। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। मोदी से टक्कर लेगा कौन? चेहरे पर विपक्ष मौन। चौबीस की पिच पर भाजपा को टक्कर देने के लिए जहां एक तरफ विपक्ष थर्ड फ्रंट की दीवार खड़ी करने में लगा है, तो वहीं थर्ड फ्रंट की तरफ से चेहरा कौन होगा, इस पर बड़ा संकट गहरा गया है। क्योंकि जो अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट को एक मंच पर लाने के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, उन्होंने थर्ड फ्रंट का चेहरा बनने से ही मना कर दिया। अखिलेश ने साफ कह दिया कि वो थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं होंगे। अखिलेश यादव आज थर्ड फ्रंट के एक बड़े चेहरे और खुद पीएम कैंडिडेट होंगे 2024 में। हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें। एक फेस तो है अखिलेश यादव। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। अब अखिलेश यादव के इनकार के बाद सवाल बड़ा हो गया कि अगर अखिलेश यादव चेहरा नहीं होंगे तो कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बिना चेहरे के थर्ड फ्रंट असरदार होगा? क्योंकि जब से थर्ड फ्रंट बना है, बड़ा पेच चेहरे को लेकर ही फंसा है। थर्ड फ्रंट को लेकर अखिलेश यादव लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। कभी वो तेलंगाना जाते हैं, कभी तमिलनाडु जाते हैं, तो कभी कोलकाता जाते हैं। अखिलेश यादव इस थर्ड फ्रंट के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरे हैं। लेकिन आज जब एबीपी गंगा ने अखिलेश यादव से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पीएम कैंडिडेट होने को लेकर सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि बीजेपी को यूपी में रोकने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह के दौरे कर रही है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन वो इस थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं है। दरअसल अखिलेश के इनकार करने के बाद ये सवाल इसलिए भी खड़े हो गए कि थर्ड फ्रंट में समाजवादी पार्टी ही वो राजनीतिक दल है जो सबसे ज्यादा सीटों पर भाजपा को टक्कर देती नजर आएगी। क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से इस बार सपा ने 50 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता भी अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। 2024 में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने, और अगर उत्तर प्रदेश में 50 से सीटें अधिक आ जाएंगी तो अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अब सवाल इस बात का है कि अगर सपा की मंजिल ही दिल्ली की गद्दी है, तो थर्ड फ्रंट का चेहरा बनने से अखिलेश क्यों बच रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश खुद से अपनी दावेदारी नहीं करना चाहते? वो चाहते हैं कि विपक्ष का कोई और नेता उनका नाम आगे करे। वैसे थर्ड फ्रंट में जिन दलों को अखिलेश साथ लेकर चल रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम केसीआर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे और कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का नाम शामिल है। इन सभी को अपने अपने राज्यों में बड़ा प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट इस बात का है कि क्या किसी एक नेता के नाम पर सब राजी होंगे? क्योंकि थर्ड फ्रंट की एकजुटता पर भाजपा पहले दिन से सवाल उठा रही। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहते हुए हमला करती है कि बिना कांग्रेस के भाजपा को हरा पाना मुमकिन नहीं। समाजवादी पार्टी या विपक्ष के भाजपा विरोधी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेता और दल वह सारे के सारे लोग फ्रंट खोल लें, लेकिन देश की जनता की नज़र में एक फ्रंट है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट है। उत्तर प्रदेश से 80, देश में 400 पार, फिर 2024 में भाजपा की देश के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार। पार्टियां जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं और बड़े बड़े रणनीति बन रही हैं, वो सिर्फ बंद कमरों में बन रही हैं। धरातल पे, ज़मीन पे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ये स्पष्ट है कि कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? गठबंधन भाजपा के खिलाफ बने, हम इसका स्वागत करते हैं, पर वो केंद्र बिंदु कांग्रेस ही रहेगी। बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बनेगा नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ, जो तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, ऐसे गठबंधन बने, कई दिन चले। वो गए केसीआर के यहाँ, यूपी में कई वोट दिलाएंगे। ममता जी के यहाँ गए, स्टूल पर बेचारे बैठा दिए गए, कई वोट दिलाएंगे। लालू जी के यहाँ गए, कई वोट दिला देंगे लालू जी। ये लोग वोट नहीं दिला सकते। आपको यूपी में मायावती जी वोट दिला सकती हैं, तो छोटे दल हो, ठीक है, जो जिसकी औकात है, एक जिले में आप उसको साथ रखोगे तो वो आपको 10, 20, 50 हजार वोट दिला देगा। मतलब एकदम साफ है, थर्ड फ्रंट के बनने से पहले ही विपक्ष के बीच संकट गहरा गया है। सवाल इस बात का भी है कि क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जो 2024 में पीएम मोदी को टक्कर दे सके। ये सवाल इसलिए भी कि पिछले 14 साल में 4 बार तीसरा मोर्चा बना, लेकिन कभी अपना असर नहीं दिखा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात राहुल की सदस्यता पर तलवार, सजा पर सियासी तकरार। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम पर अटैक किया था। अब उसी बयान पर सूरत की कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है, जिससे राहुल की सांसद वाली सदस्यता खतरे में पड़ती नजर आ रही है। लेकिन राहुल को मिली सजा पर राजनीति इस कदर गर्म हुई है कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के तमाम नेता राहुल के लिए मैदान में उतर आए हैं। क्या अखिलेश यादव, क्या केजरीवाल, सब राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। इन सब चोरों का नाम मोदी क्यों है? राहुल की सदस्यता पर तलवार, सजा पर सियासी तकरार। कांग्रेस का हल्ला बोल संग्राम, राहुल की सदस्यता पर लगेगा पूर्ण विराम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरनेम पर दिया बयान उनके लिए सिर दर्द बन गया है, क्योंकि सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल को उनके बयान के लिए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी, लेकिन उनकी संसद वाली सदस्यता पर तलवार लटकती नजर आ रही। क्योंकि अगर राहुल को राहत नहीं मिली तो न सिर्फ उनकी सांसदी चली जाएगी, बल्कि राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जो सजा राहुल गांधी को हुई, उस पर कांग्रेस सड़क पर उतर आई। देश के हर राज्य की राजधानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शोर सुनाई दिए, क्योंकि कोई इसे सत्ता की तानाशाही बता रहा था तो कोई न्यू इंडिया बताते हुए तंज कस रहा था। आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? सुना है? ललित मोदी का नाम सुना है? नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा, मेहुल भाई, नीरव भाई। इसका हमको अंदाजा लग रहा था कि ये लोग जब बार बार बुलाना ये करना कर रहे थे तो उन्होंने तो उनको शिक्षा दी है, लेकिन हम बेल भी मिला है। आगे की रणनीति क्या होना चाहिए हम देखें। ये एक और मिसाल है धमकी की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति। तो ये सब एक रणनीति के आधार पर ये चल रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटका के कोलार में राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोर मोदी सरनेम के होते हैं। इसको लेकर के अगर बात करें तो सूरत में मानहानि का केस दायर हुआ था, जिसपे निचली अदालत ने आज अपना फैसला दिया है और राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ निचली अदालत ने उन्हें 30 दिन का समय दिया है कि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। इसके बाद देश में राजनीति काफ़ी तेज हो गई है और लगातार तमाम तरह विपक्षी पार्टियां इसको सत्ता पक्ष के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रहे। वहीं बीजेपी कह रही है कोर्ट का फैसला है, कोर्ट सभी एविडेंस के आधार पर ही राहुल गांधी के ऊपर सजा सुनाई है। लेकिन जिस तरीके से यह फैसला आया है उसके बाद से लगातार सियासत काफी तेज हो गई है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के कई नेता भी राहुल के समर्थन में मैदान में उतर आए। अखिलेश यादव ने
राहुल के पक्ष में न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि देश की मानहानि से लेकर जनता की मानहानि के मोर्चे पर जमकर हमला बोला। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आए। एक व्हाट्सएप आया था, कहते हैं जिस सारे देश में चुन चुन के मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में इकट्ठा कर लिया और प्रधानमंत्री जी अब चोरों के सरदार हैं। अच्छा नहीं लगता जब कोई प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब लोग आपस में ऐसी चर्चा करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। राहुल की सजा पर जहां कांग्रेस से लेकर समूचा विपक्ष लामबंद है, वहीं भाजपा इसे कोर्ट का इंसाफ बता रही है। कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज अ सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। आपको सजा हुई, आप अपील में जाइए, अपनी बात कहिए, बेल आपको मिल चुका है टेम्पररी, आप जाइए अपील में। ये आप कैसे कर सकते हैं? किसी को भी सजा सुनाई जा सकती है, पहले भी सुनाई गई है। श्री राहुल गांधी जी पहले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको यह सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय की जो भी मतलब सजा है या न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। दरअसल कुछ नहीं, इनके दिमाग की उपज है। इतने लंबे अरसे से सत्ता में न रहने के कारण ये आए बक रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अकेले नहीं हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई। उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी क्योंकि ऐसे कई नेता हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। हाल ही में सपा महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी सजा के बाद चली गई थी। इसी लिस्ट में भाजपा नेता विक्रम सैनी का नाम भी है जो विधायकी गवा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को सजा हुई उससे माहौल गर्म हो गया। अब सवाल बड़ा है कि राहुल गांधी की सजा पर शुरू हुआ शोर क्या इसी हंगामे और विरोध के साथ खत्म हो जाएगा या फिर सदस्यता की तलवार लटकने पर और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उसे कमजोर करने के लिए सरकार अब तक ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब पुराने केस में सजा दिलाकर सदस्यता खत्म करने की भी शुरुआत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात चमत्कार वर्सेस विज्ञान, करौली सरकार के दावों पर घमासान। क्योंकि करौली सरकार के तंत्र मंत्र का माया जाल लगातार सवालों के घेरे में है और उस वक्त विवाद बड़ा हो गया जब करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया के चमत्कार को डॉक्टर ने चुनौती दे दी तो करौली सरकार भड़क उठे। दरअसल डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को पीटने का आरोप लगा है और इसके बाद से ही करौली सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब सवाल सिर्फ डॉक्टर का नहीं, झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए एक परिवार ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तंत्र मंत्र का माया जाल, सवालों में करौली सरकार। चमत्कार वर्सेस विज्ञान, करौली सरकार के दावों पर घमासान। डॉक्टर से भिड़े बाबा, इलाज या तमाशा? ये पिछले जन्म की स्मृति इसको नष्ट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए उससे। ये करौली सरकार है। कोई इन्हें बाबा कहता है तो कोई देवदूत समझता है। दावा है कि ये कैंसर और दिल की बीमारी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारी झटके में झाड़ फूंक से ही सही कर देते हैं। लोग दूर दराज से देश के अलग अलग कोनों से इलाज कराने करौली सरकार के दरबार पहुंचते हैं। लेकिन करौली सरकार का एक सच ये भी है कि इन्हें गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है और जब कोई डॉक्टर इनके चमत्कार को चुनौती देता है तो करौली सरकार बुरी तरह भड़क जाते हैं। लेकिन अब बाबा पर डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने ऐसा आरोप लगाया कि सवाल बड़ा हो गया। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने षड्यंत्र के तहत, तुम एजेंट हो, एजेंट सनातन धर्म के विरोधियों के एजेंट। तुमने भूमाफिया कहा, तुमने भूमाफिया भी कहा है। ध्यान रखो, राष्ट्रीय चैनल पे तुम्हें कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं भूमाफिया हूं, मैं भूमाफिया हूं। तुम्हें कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा डॉक्टर सिद्धार्थ। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। आपको नोटिस मिलेगी, कल नोटिस मिलेगी। तुम्हारी धमकी से कोई डरने वाला नहीं है, तुम्हारी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं।
ठीक है, चाहे तुम मेरी हत्या करा देना, तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है ना, तुमने मेरी हत्या का प्रयास किया है, तुम मेरी हत्या करा देना तुम मेरी हत्या करा देना बस, ठीक है। तुम आतंकवादी तो हो ही, ज्यादा से ज्यादा मेरी हत्या कराओगे ना, उसके बाद भी नहीं डरूंगा मैं। मेरे जैसे मेरे मरने के, अगर तुम मेरी हत्या करा दोगे तो मेरे जैसे पता नहीं और कितने खड़े हो जाएंगे बोलने के लिए। दरअसल डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी को पीटने के आरोप के बाद से ही करौली सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं, झारखंड के देवघर से इलाज कराने आए एक परिवार में गंभीर आरोप लगाए। परिवार वाले घर के छोटे बेटे छोटू यादव को इलाज के लिए करौली सरकार आश्रम लाए थे। इसी दौरान इलाज के लिए लाया गया बेटा गायब हो गया। बताया जा रहा है कि देवघर का परिवार अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य को सही कराने करौली आश्रम लेकर आया था, लेकिन 2 महीने के बाद भी उनका बेटा नहीं मिल रहा और न ही कोई सुराग मिल रहा। इधर कानपुर में ही वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी ने करौली सरकार के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है कि भोले भाले लोगों को भूत प्रेत उतारने के नाम पर करौली सरकार बरगलाते हैं। लेकिन अब करौली सरकार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा। वहीं संतोष भदौरिया यानी करौली सरकार का पुराना इतिहास भी खंगाला जा रहा। कहा जाता है कि करौली सरकार का भौकाल किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं। बाबा जिस रास्ते से निकलते हैं वहां पहले हथियार बंद गार्ड रास्ता खाली कराते हैं, फिर बाबा निकलते हैं। इस कथित बाबा के पास 3 रेंज रोवर गाड़ियां हैं। इस कथित बाबा का आश्रम करीब 14 एकड़ में फैला है। करोड़ों की संपत्ति पर अब ईडी की भी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।